गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं महेश कुमार आप लोगों को द पीसी के प्लेटफॉर्म से स्वागत करता हूं। मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को जो पहले 2-3 क्लास मूल्यांकन और आकलन पर ले चुका गया है, ठीक है? इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया है कि इसमें जो मेन पॉइंट्स है उस पॉइंट को लाया है और इसके प्रकार को देखना है, ठीक है? तो प्रकार में मेनली क्या होता है ना कि ये 2 प्रकार के हैं। हालाँकि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा उसमें प्रकार नहीं पूछा जाता है जो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक संरचनात्मक मूल्यांकन है और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। तो संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इससे काफ़ी प्रश्न आते रहते हैं। और इस चीज़ को अगर हम बारीकी से समझ लेंगे तो हमें समझाना बहुत आसान होगा या किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एंगल से आता है तो उसे बताना बहुत बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ठीक है, समझते हैं इसको संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो ऐसे अगर हम सिंपल भाषा में समझेंगे तो संरचनात्मक मूल्यांकन को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। जैसे अगर हम किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम क्लास 6 में टीचिंग करा रहे हैं और क्या होता है कि हम फर्स्ट यूनिट पढ़ा लिए हैं, यूनिट 1 पढ़ा लिए हैं, यूनिट 2 पढ़ा है और यूनिट 3 पढ़ा है, ठीक है? इसके बाद क्या होता है कि मेरा मन कहता है कि हम अब बच्चों का मूल्यांकन कर लें। तो बीच-बीच में जब हम मूल्यांकन करेंगे, कोई ऐसा निर्धारित समय नहीं रहेगा और बीच-बीच में जब मूल्यांकन करेंगे, तो उस मूल्यांकन को हम क्या कहेंगे? संरचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे, ठीक है? यानी बीच में जब मूल्यांकन करेंगे, तो वो संरचनात्मक मूल्यांकन हो गया। जैसे एक पार्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट खत्म हो गया, अब हम चाह रहे हैं कि मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, तो उसको हम क्या कहेंगे? संरचनात्मक मूल्यांकन। अब इसमें क्या है थोड़ा-सा देखते हैं। कहा गया है निर्माणाधीन कार्यों के मध्य, मध्य का मतलब बीच में हुआ। जब किसी का मूल्यांकन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक मूल्यांकन। यानी बीच में हुआ है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बीच में अगर हम मूल्यांकन करेंगे, तो उसे हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे। ठीक है? अब कहता है शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए, तो जब किसी छात्र के कक्षा में हो रहे जो यूनिट चल रहा है, उस यूनिट का अगर हम टेस्ट लेते हैं, टॉपिक का टेस्ट लेते हैं, बीच में लेते हैं, तो यह क्या कहलाएगा? संरचनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। संरचनात्मक मूल्यांकन का सीधा मतलब हुआ कि अगर हमें जैसे बोर्ड का एग्जाम करवाना है, क्लास लेना है, ठीक है? तो वो पूरे जो 10th क्लास में जो हम पढ़ाएँगे, वो पूरे 1 साल का है, ठीक है? अब 1 साल के कोर्स को जब हम 1 महीना पढ़ा लिए हैं या 2 महीना पढ़ा लिए, इसके बीच में हम टेस्ट लेना चाहते हैं, इसके बीच में हम इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो इसको हम संरचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि एक निदानात्मक मूल्यांकन आता है, ठीक है? निदानात्मक मूल्यांकन आता है, ठीक है? निदानात्मक मूल्यांकन। तो बहुत सारे लोग इसको अलग करके बताते हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि निदानात्मक मूल्यांकन जो है, इसी का भाग है। निदानात्मक मूल्यांकन से आप समझेंगे कि निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि जब हम मूल्यांकन किए, हमें लगा कि कुछ बच्चा नहीं सीख पाया या बहुत सारे बच्चों को कठिनाई हो रही है समझने में, वो समझ नहीं पा रहा है या उस जो पार्टिकुलर टॉपिक था उसे सही ढंग से पूरा नहीं कर पाया। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा उसे। ठीक है? इस समस्या को हम क्या किए जान पाए, यानी कि मूल्यांकन के तरीकों से हम जान पाए। ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो समस्या बना है, वो समस्या दूर कैसे होगा? इसे हटाया कैसे जाएगा? इसके लिए जो हम प्रक्रिया अपनाएँगे, उसी के लिए हम क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निदानात्मक प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है? अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि हम 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आए हैं, सो बोर्ड का फाइनल एग्ज़ाम जो हो जाएगा, वार्षिक जो एग्ज़ाम होगा, उसमें अब आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। यानी जो भी कमी रह गया है या जो भी हम चैप्टर को नहीं समझ पाए हैं, अब हमारे पास तो एग्ज़ाम हो चुका है, हम एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो हम तो अब इसको क्या कर पाएँगे? अब इसमें कुछ भी कमी जो बच गया है, जो त्रुटि हो गया है, उसको तो हम नहीं सुधार पाएँगे। लेकिन संरचनात्मक मूल्यांकन बीच-बीच में हो रहा है। तो जब संरचनात्मक मूल्यांकन बीच-बीच में हो रहा है, तो इसमें कठिनाई को दूर किया जा सकता है, यानी समस्या का निवारण किया जा सकता है
तो समस्या का निवारण किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा जा सकता है, निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इसको उपचारात्मक मूल्यांकन भी करते हैं, कहते हैं, क्योंकि उपचार किया जाता है या निदान किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं, दूसरे पॉइंट को समझते हैं, योगात्मक मूल्यांकन। अब योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? अब ऐसे आप समझेंगे, इसके अर्थ से समझेंगे, योग से बना है। किससे बना है? योग से बना है। योग का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, अगर हम 6 महीना पर किसी तरह का टेस्ट लेते हैं या पूरे वार्षिक परीक्षा लेते हैं, पूरा यूनिट हमारा खत्म हो गया है, पूरा जब हम समाप्त कर लिए हैं, पूरा जब हम खत्म कर लिए हैं, तो अंत में जब हम मूल्यांकन करेंगे, लास्ट में जब हम मूल्यांकन करेंगे, एक निर्धारित समय पर जब हम मूल्यांकन करेंगे, तो उसे हम योगात्मक मूल्यांकन करेंगे, यानी सारे चीजों को जोड़कर, हर पहलू को रखकर। ठीक है, यानी कि उसमें व्यापकता के साथ अगर मूल्यांकन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, योगात्मक मूल्यांकन। अब दोनों में इन शॉर्ट में अगर समझा जाए, तो दोनों में क्या अंतर है कि ये जो होता है वो बीच बीच में होता है, और ये क्या होता है, अंत में होता है। इसमें गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन योगात्मक मूल्यांकन में गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये फाइनल नहीं है। ये जो आपका है, ये टेस्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे देखा जाएगा तो ये फाइनल एग्जाम होता है, और ये बीच बीच में कभी कभी होते रहता है। ठीक है, तो ये संरचनात्मक हो गया, और क्या हो गया, ये योगात्मक हो गया, यानी ये टेस्ट हो गया, तो ये फाइनल। अब इस चीज को हम समझते हैं, क्या बोलना चाह रहा है। कहता है इसका प्रयोग अंत में किया जाता है। ठीक है, अंत में किया जाता है, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि योग, जैसे यहाँ पे लिखा गया है योग, अर्थात क्या होगा, जब छात्र वार्षिक परीक्षा, छात्रों की वार्षिक परीक्षा ली जाती है, जब अंत में परीक्षा ली जाएगी, पूरे यूनिट को समाप्त करके जब टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि वो मूल्यांकन क्या कहलाएगा, वो योगात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। आई होप आप लोग ये दोनों में अंतर समझे होंगे। ठीक है, अब क्या है कि इसमें हमें सुधार का मौका मिलता है, बच्चों को समझाने का मौका मिलता है, लेकिन इसमें बच्चों को समझाने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, आगे की कड़ी को देखते हैं। चलिए हम देखते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। खासकर होता क्या है कि टीचर का जो काम है, वो मूल्यांकन जो करना है, इवेल्युएशन करना है, उसकी विशेषताओं की जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि अगर इसकी विशेषताओं की जानकारी नहीं होगा ना, तो हम मूल्यांकन को समझेंगे नहीं, उसकी प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, और उसके वैल्यू को जब हम नहीं समझेंगे, तो वो मूल्यांकन जो है वो बेसलेस हो जाएगा, निराधार हो जाएगा। तो इसकी विशेषता को हम समझते हैं। ठीक है, और विशेषता को समझने के लिए इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कहा है क्रमबद्धता, ठीक है, वस्तुनिष्ठता, और विश्वसनीयता, और वैधता। देखिए, विश्वसनीयता और वैधता सबको हम देखेंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं कि विश्वसनीयता और वैधता से हर साल एक क्वेश्चन आते रहता है। यानी जब भी सीटेट का हो, बीटेट का हो, या एस्टेट का हो, जहाँ पे मूल्यांकन की बात होगी, वहां से विश्वसनीयता और वैधता से क्वेश्चन आता है। तो हम सबको समझेंगे। उसके बाद व्यवहारिकता क्या होता है मूल्यांकन में, व्यापकता क्या होता है मूल्यांकन में, और विद्यार्थी की सहभागिता क्या होता है। इस सारे पॉइंट्स को बारीकी से समझते हैं, तब हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, और आसानी से इस चीज को हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, क्रमबद्धता, फर्स्ट पॉइंट है क्रमबद्धता। तो क्रमबद्धता को हम ऐसे सीधा मतलब कि एक नॉर्मल शब्द में समझने का कोशिश करेंगे, तो ये कहता है क्रमबद्धता माने क्रम के अनुसार, एक के बाद दूसरा, या और दूसरा के बाद कौन सा आना चाहिए, तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इस टाइप से, यानी क्रमबद्धता। ठीक है, इसको हम समझते हैं। मूल्यांकन कार्यक्रम में क्रमबद्धता या क्रमबद्धता का विशेष महत्व है। यानी कि जैसे आप देखे होंगे कि कोई बच्चा जब आपके पास आता है पढ़ने के लिए, तो हम अगर उसके जानकारी को नहीं समझते हैं, उसके पूर्व ज्ञान को नहीं समझते हैं, तो हमको पता नहीं रहता है कि पहले हमको क्या सिखाना है, उसके बाद क्या सिखाना है, उसके बाद क्या सिखाना है। यानी कि हमको अगर क्रमबद्धता का ज्ञान हो जाए, तो हम मूल्यांकन में इसका प्रयोग करेंगे, तो मूल्यांकन सुचारू रूप से और प्रभावशाली बनेगा, प्रभावशाली होगा। ठीक है, तो क्रमबद्धता का मतलब है कि हमें क्रिया का पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम किस चीज को किया जाए, सेकेंड टाइम क्या किया जाए, थर्ड टाइम क्या किया जाए, ऐसे चीजों को। यानी मूल्यांकन में क्रमबद्धता न होने पर
यानी क्रमिकता नहीं होने पर, क्रम के बाद नहीं आने पर विद्यार्थी या जो कार्यकर्ता है, जो मूल्यांकन कर रहे हैं, को अपनी प्रगति के बारे में अंत तक कोई सूचना नहीं मिल पाती है। यानी कि अगर हम क्रमबद्धता को नहीं अपनाएंगे तो हमें अंत तक भटकते रहेंगे, यानी भटकाव का स्थिति आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि पहले हम क्या करें, उसके बाद क्या करें, ठीक है। इसके अभाव में क्या होता है, विद्यार्थी का जो त्रुटि है, कमी है, इस कमी का पता नहीं चल पाता है और जिसके कारण हम गलती करते रहते हैं। यानी जो भी विशेषज्ञ होंगे, जो भी मूल्यांकन करता होंगे, उन्हें क्रमबद्धता की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं क्रमबद्धता के बाद क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठता है, वस्तुनिष्ठता को समझेंगे। वस्तुनिष्ठता को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास मूल्यांकन के लिए कॉपी आती है या हम किसी विधि से जब मूल्यांकन करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे बच्चों की कॉपी आती है और बहुत सारे बच्चों का जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकनकर्ता का ये कर्तव्य बनता है, यानी उसका ड्यूटी बनता है कि वह वस्तुनिष्ठता को बना के रखे। वस्तुनिष्ठता का मतलब हुआ कि हमें किसी बालक के बारे में वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारा बच्चा है, अगर हमारा बच्चा है तो 10 नंबर का टेस्ट है, तो हम इसको क्या करते हैं, 10 में 10 दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा बच्चा नहीं है या हमारा इससे ज्यादा लगाव नहीं है, तो इसका हम बहुत सारा नंबर काट लेते हैं, 10 के बदला में 3 नंबर दे देते हैं, यानी 3/10 कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है, सीधे शब्दों में समझेंगे तो बिना भेदभाव का, जहां भेदभाव का अभाव रहेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, हम बच्चों में भेदभाव न करते हुए हम सही रूप से मूल्यांकन करते हैं, तो वो मूल्यांकन क्या कहलाएगा, वस्तुनिष्ठता पर आधारित हो। यानी कि हम बच्चों का जो कॉपी टेस्ट करेंगे, जांचेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उसमें हमें भेदभाव रहित करना पड़ेगा। यानी बिना भेदभाव का अगर हम मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें क्या होना है, यानी उसका गुण क्या कहलाएगा, वस्तुनिष्ठता कहलाएगा। इस शब्दों को देखते हैं, कहता है एक उत्तम परीक्षा का वस्तुनिष्ठता होना अति आवश्यक है। अगर सही ढंग से हम परीक्षा लेना चाहते हैं, मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा क्या है, हमारा जो बच्चा है, हमारा जो स्टूडेंट है, उसको हम बता देंगे कि ये पर्टिकुलर चैप्टर से ये क्वेश्चन आने वाला है, इसका ऐसे जवाब देना है, या हम उसका हेल्प करने लगेंगे और तब मूल्यांकन करेंगे, तो वस्तुनिष्ठता वहां समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है और मूल्यांकन जो है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, ठीक है। यानी भेदभाव नहीं रहना चाहिए। चलिए आप लोग समझ गए होंगे इस पॉइंट को, वस्तुनिष्ठता होता क्या है। अब आगे की पॉइंट को देखते हैं। कहा है विश्वसनीयता, ठीक है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कहेगा एक सफल मूल्यांकन में क्या क्या होना चाहिए, या विश्वसनीयता से क्या महत्व बनता है, क्या अर्थ है इसका, ये है क्या। देखिए इसको हम सरल शब्द में समझते हैं। जैसे कि एक बच्चा का टेस्ट हुआ, ठीक है। टेस्ट हुआ, वो 100 नंबर का टेस्ट था। 100 नंबर के टेस्ट में उस बच्चा ने क्या किया, मैथ का टेस्ट था, ठीक है। मैथ का टेस्ट था, ये 100 नंबर में से वो बच्चा क्या किया, 96 नंबर लाया। तो 96 नंबर लाया ना। अब क्या होता है, ये मेरे द्वारा, यानी कि ये मेरे द्वारा क्या किया गया है, मेरे द्वारा इसको नंबर दिया गया है, यानी कि मूल्यांकन किया गया है, तो उसका 96 नंबर आया, ठीक है। अब कोई क्लेम किया कि इसका 96 कैसे आ गया, इसका तो 40 नंबर आना चाहिए था, ये 96 आया कैसे। अब क्या होगा, पुनः जांच किया जाएगा। अगर पुनः जांच किया जाता है तो फिर से 96 आ जाता है। फिर कहा कि नहीं भाई, आप पक्षपात कर रहे हैं, आप नहीं टेस्ट लीजिए और आप इसका मूल्यांकन नहीं कीजिए। और अब हमारे द्वारा होगा, यानी कोई थर्ड पर्सन आके मूल्यांकन किया, थर्ड पर्सन आके कोई मूल्यांकन किया, वहां भी वैल्यू 96 ही आया। यानी बार बार जांच करने के बाद, बार बार मूल्यांकन करने के बाद जब एक ही वैल्यू आएगा, तो उसी को कहते हैं विश्वसनीयता, ठीक है। यानी वैल्यू बदलना नहीं चाहिए, यानी मूल्य जो है, जो मूल्य का जो अंकन है, मूल्य का अंकन मतलब मूल्यांकन जो है, वो बार बार अगर 96 आया है, बदला नहीं है, तो उसमें क्या है, विश्वसनीयता बरकरार है।
अगर बदल जाता है तो विश्वसनीयता नहीं है। मतलब ये हमारा स्टूडेंट था तो हम 96 दे दिए, दूसरे लोग जब टेस्ट किए तो ये पता चला कि ये 40 नंबर आया, अगर तो वहां क्या हो गया, विश्वसनीयता समाप्त हो गई। तो सीधा मतलब है कि अंतर नहीं आना चाहिए। बार बार मूल्यांकन के बाद अगर एक ही वैल्यू आता है तो वहां विश्वसनीयता है। चलिए इसको समझते हैं। कहा है कि एक अच्छा मूल्यांकन जो है उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है कि बार बार आया ना यहाँ पे शब्द बार बार, तथा क्या है, अनेकों लोगों के द्वारा, जैसे हमने बताया कि पहले हमने मूल्यांकन किया था, बाद में दूसरे लोग मूल्यांकन किए, द्वारा मूल्यांकन अगर किया जाता है तो उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं, जो परिणाम निकलते हैं, कोई अंतर नहीं करता। कोई अंतर नहीं करता है। जैसे हमने बताया था कि हर बार उसका 96 आ रहा है, यानी कि मेरे द्वारा जो मूल्यांकन किया गया है वो विश्वसनीयता पर आधारित है। ठीक है, विश्वसनीयता पर आधारित है। आई होप आप इस पॉइंट को समझे होंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं, वैधता। ठीक है, वैधता का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब वैधता आप जैसे समझ सकते हैं, वैलिडिटी जो होता है। अब मान लीजिए कि कोई एग्जाम होता है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, उसका मूल्यांकन अगर विशेष रूप से होता है, मान लेते हैं हम कि 12th का जो बोर्ड होता है और या 10th का जो बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं और उनका जो मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, उनका जो इवैल्यूएशन किया जाता है, उनका जो मूल्यांकन किया जाता है, उसका क्या होता है, उससे लाभ मिलता है बच्चों को। यानी उसका वैधता है, वो कहीं भी यूज कर सकता है, उससे लाभ ले सकता है, वो कहीं उसके आधार पर जॉब कर सकता है, यानी कि उसकी वैलिडिटी है, वैधता है। लेकिन क्लास में एक टीचर अगर मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, क्लास में अगर एक टीचर मूल्यांकन करते हैं और किसी भी सब्जेक्ट में जहाँ पे 100 नंबर का टेस्ट था, उसमें से अगर उसका 95 नंबर आया है या कुछ भी नंबर आया है, तो वो उसकी वैधता नहीं है। यानी उसके आधार पर वो कहीं लाभ नहीं ले सकता है, उसके आधार पर वो किसी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकता है, उसके आधार पर वो किसी संस्था में किसी तरह का रिबेट नहीं ले पाएगा, तो उसकी वैधता नहीं है। तो वैधता से सीधा मतलब समझेंगे वैल्यू का। सही मूल्यांकन होगा, विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन होगा, ठीक है, और ऑथराइज कमिटी के द्वारा मूल्यांकन होगा तो उसकी वैधता रहेगी। और जनरली जो स्कूल में मूल्यांकन होते रहता है, उसकी वैधता नहीं होती है, जो हम टीचरों के द्वारा ले लिया जाता है और उसको ज्यादा देखा जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है, तो यहाँ पे वैधता नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं, एक उत्तम परीक्षण का वैध होना, वैध का मतलब वैलिडिटी से है, आवश्यक है, जरूरी है। वैधता से तात्पर्य परीक्षण किसी सार्थकता से है, कि वो कितना सार्थक सिद्ध हुआ है, कितना उपयोगी है। अगर सार्थक नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब कहा गया है जिस मापन के लिए बनाया गया है उसे ही उसका मापन करना चाहिए, इसीलिए कोई मूल्यांकन प्रक्रिया तभी वैध कहलाएगी जब क्या है, वह गुण पक्ष विशेषता को रखता है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि कहा ना यहाँ पे देखिए, पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में उन्हीं पक्षों पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए जिन पक्षों पर वो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। मतलब जो सिलेबस बनाया गया है, साल भर का अगर सिलेबस है, उस सिलेबस को पढ़ाया गया है, उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा या किसी जांच कमेटी के द्वारा टेस्ट लिया गया और उसकी मूल्यांकन हुई है, तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट की वैधता रहेगी, वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, समझ गए होंगे इसको। अब आगे हम पॉइंट लेते हैं, जिसमें है व्यवहारिकता। ठीक है, व्यवहारिकता का मतलब है व्यवहार से। ठीक है, अब कहता है एक अच्छी जो परीक्षा है, इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि उसका प्रयोग जो है अंकन एवं प्राप्त प्रदत्तों के अर्थापन करना सरल हो जाता है। किसी भी परीक्षा की जो संरचना है विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। अच्छा, इसको हम समझते हैं, यानी कि कहा है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का सीधा अगर मतलब हम समझेंगे तो जो व्यवहार पर आधारित हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम पढ़ाए हैं कुछ और, जो चैप्टर पढ़ाए हैं उस चैप्टर का हम मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल चैप्टर पढ़ाए हैं, नॉर्मल टॉपिक को पढ़ाए हैं, ठीक है, और हम जब क्वेश्चन बनाए
जब हमने सवाल क्रिएट किया है तो उसमें हम सवाल ऐसे सवाल को रख दिए हैं जिसका हम बच्चों को परिचय भी नहीं कराए हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, व्यवहारिकता से बाहर हो जाएगा, यानी व्यवहार में नहीं आएगा। ये कहने का सीधा मतलब है कि जिस टॉपिक को पढ़ाया गया है, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसका अगर मूल्यांकन होता है, उसका अगर टेस्ट होता है तब मूल्यांकन उसका होता है, तो वो व्यावहारिकता पर आधारित है, उपयोग पर आधारित है, नहीं तो वो उपयोग से बाहर है। ठीक है? समझ रहे हैं आपको इसको? यानी कि व्यावहारिकता का मतलब होता है जो उसके व्यवहार पर आधारित हो, जो हम समझाए हैं, जो हम पढ़ाए हैं, जो हमारा सिलेबस है, उसी सिलेबस का हमने क्या किया है, टेस्ट लिया है और उसका मूल्यांकन किया है। अगर हम बाहर से टेस्ट लेने लगते हैं, ऐसे चीज़ों को पूछने लगते हैं जो उसके सिलेबस में नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, व्यावहारिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है? आगे देखते हैं। अब कहता है व्यापकता। ये व्यापकता पर हम पहले भी जो क्लास लिए हैं उसमें बताया था कि व्यापकता क्या होता है। व्यापकता का सीधा मतलब है बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से, ठीक है? जिसमें कोई भी बिंदु छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, उसको हम बोलते हैं व्यापकता, यानी बृहत रूप से बड़े पैमाने पर। तो मूल्यांकन में अगर हम किसी चीज को मिस करते हैं, ठीक है? यानी कि हम अगर सवाल बनाते हैं, बहुत सारे पक्ष को रखते हैं और कुछ पक्षों को छोड़ देते हैं, ऐसे टॉपिक को रखते हैं जो पढ़ाए हैं और ऐसे टॉपिक को भी रख देते हैं जिसको हम नहीं पढ़ाए हैं, तो वहाँ पे व्यापकता समाप्त हो जाती है। और मूल्यांकन जब होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज का ही मूल्यांकन है, ठीक है? तो लैंग्वेज के मूल्यांकन में हम व्यापकता को क्या देखेंगे कि किस तरह का बच्चा ने क्या किया है, शब्दों का प्रयोग किया है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, उसका लिखावट कैसा है, ठीक है? लिखावट कैसा है, उसने अपना विचार को कैसे रखा है, विचार को कैसे रखा है, और उसके बाद उसने जो अपना विचार को रखा है वो किस रूप में रखा है, किस क्रम में रखा है, ये सारे चीजों को देखेंगे। वो टॉपिक से बाहर तो नहीं अपने विचार को रखा है, वो जिस जो पूछा जा रहा है उससे बाहर तो वो नहीं काम कर रहा है, ठीक है? ये सारे चीजों को हर एंगल से अगर हम देखेंगे तो ग्रामेटिकल जो गड़बड़ है, यानी कि व्याकरण संबंधी जो कुछ गड़बड़ियां हैं, ये तो नहीं किया है। ये सारे बिंदु को अगर देख के हम मूल्यांकन करते हैं तो उसी को हम कहते हैं व्यापक। ठीक है? यानी किसी एक पक्ष को अगर हम मूल्यांकन करेंगे, एक पक्ष का ही मूल्यांकन करेंगे, तो व्यापकता नहीं होगी। उसके हर पक्षों का मूल्यांकन करेंगे, एवरी पार्ट्स का अगर मूल्यांकन होगा, तो क्या कहलाएगा? यानी व्यापकता पर आधारित होगा। इसको देख लेते हैं। कहता है किसी मूल्यांकन कार्यक्रम में सभी पक्षों पर सभी जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उसकी अगर जांच हो जाती है तो ये किस पे आ जाएगा? यानी कि व्यापकता पर। यानी कहता है कि जांच कार्य कठिन अवश्य होता है, मतलब जो जांचने की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है, वो जटिल प्रक्रिया है, ठीक है? किंतु इसके लिए अगर हम उस प्रक्रिया को छोड़ दें, यानी कि कॉपी आए, हम मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन कर रहे हैं, अब जैसे तैसे उसको चेक किए और हमारा मान लीजिए कि वो 50 नंबर का है तो अपना वो उसको क्या करिए, एवरेज मार्किंग 45-42 करके ऐसे करके डाल दिए। ठीक है? हैंडराइटिंग देखिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है ये नहीं देख रहे हैं। ठीक है? ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं है ये भी नहीं देख रहे हैं। उसके अंदर क्या वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है कि नहीं लिखा है, ये सारी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, केवल टिक लगा दिए और नंबर डाल दिए, तो व्यापकता समाप्त होगी। ठीक है? हर पक्ष को देखेंगे तो यहाँ पे व्यापकता कहलाएगी। ठीक है? यही चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है, लिखा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। कहता है विद्यार्थियों की सहभागिता। सहभागिता कहने का मतलब क्या हुआ? अब जब हम टेस्ट लेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो हम विद्यार्थी का मूल्यांकन कर रहे हैं ना, स्टूडेंट का मूल्यांकन कर रहे हैं और इसी को निगलेक्ट कर देंगे, इसी को नहीं समझेंगे, ठीक है? दरकिनार कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उसकी सहभागिता नहीं, यानी उसको ध्यान में रखकर, उसके जो पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रखकर, उसका जो कक्षा है उसको ध्यान में रखकर, ठीक है? उसके जो वैल्यू है उसको ध्यान में रखकर, ये सारे चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखकर करते हैं, यानी विद्यार्थियों को समझ कर करते हैं, तो यहाँ पे क्या है? शिक्षार्थियों की सहभागिता होगी। अब इसको समझते हैं? कहा इसके अनुसार छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं विशेष रूप से नियुक्त जो परीक्षक होते हैं, मतलब परीक्षा लेने वाले होते हैं, उनके कार्य का मूल्यांकन करते हैं।
ठीक है, आप देखते हैं कभी-कभी मूल्यांकन कार्य में गए होंगे, तो देखे होंगे कि बच्चों ने क्या किया है, कई बार डबल ओवर राइटिंग कर दिया है। कितना बार क्वेश्चन को काटा है, घसा है, ठीक है? कहीं लिखना था जहाँ पे लिखा रहता है डोंट राइट बिलो द लाइन, उसके नीचे भी लिख दिया है, सिग्नेचर यहाँ करना है, कर दिया है यहाँ। इस तरह का जो प्रॉब्लम बनता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो परीक्षक हैं, जो परीक्षा के लेने के लिए आए हैं या जो प्रधान अध्यापक हैं या जो शिक्षक हैं, मान लीजिए परीक्षक जो विशेष रूप से जाएंगे परीक्षा का आयोजन के लिए, जो क्लास में मूल्यांकन होगा शिक्षक कराएंगे, कभी कभी प्रधान अध्यापक भी इस कार्य में सम्मिलित होते हैं। तो वो अगर विद्यार्थी की सहभागिता को दरकिनार कर देते हैं, उसके पक्षों को नहीं समझते हैं, तो यहाँ पे मूल्यांकन जो है वो वहां पे अधूरा होगा, या मूल्यांकन कार्यों में कठिनाई आएगी, या मूल्यांकन कार्य जो है प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। और ये भी कह सकते हैं कि मूल्यांकन कार्य कहीं न कहीं अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से बाधित होगा, ठीक है? तो इस चीज़ को समझिए, विद्यार्थी और परीक्षक भी दोनों प्रथम वर्ग में विभक्त होते हैं। मतलब वो दोनों को लेके चलना है, जो परीक्षक है और जो विद्यार्थी है, उनको लेके चलना है, ठीक है? उसमें उनकी वास्तविकता को समझना है, उनके व्यवहार को समझना है, और अंत में कहा है निरंतर मापन एवं मूल्यांकन करते रहते हैं, यानी मूल्यांकन की क्रिया जो है, आकलन की क्रिया जो है बराबर चलती रहती है। तो अभी हमने देखा है मूल्यांकन के प्रकार को और दूसरा देखा है मूल्यांकन की विशेषता, ठीक है? यानी एक मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन की विशेषता की जानकारी होनी चाहिए, और मूल्यांकन के प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता है, यानी ये नहीं पूछेगा जो कितने प्रकार के, लेकिन जो प्रकार हैं उनकी क्या विशेषता है, उसमें क्या होता है, यानी योगात्मक और संरचनात्मक और निदानात्मक ये जो प्रकार है उनको समझना है, ठीक है? आई होप मैंने जो प्रयास किया है वो उसके आधार पर आपने आप लोगों को ये ज़रूर कुछ न कुछ लाभ देगा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो सीटेट में जो है, सीटेट में कह सकते हैं या बीटेट में जो है या एस्टेट में है, सब में आने का चांसेस रहता है, ठीक है? तो दैट्स ऑल।